तुम सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे या तो तुम मैगी बना के खाओगे। मैं तो एक टाइनी प्रिज्म हूँ, मेरे अंदर से अगर लाइट आए। स्नेक के लिए तो पूरा बुफे रेडी किया हुआ है, तो मजे ही मजे हैं। अब प्लांट सांस लेते तो तुम्हें फनी लगेंगे, वो बहुत तेज तेज गाड़ी चलाने वाला है ना। जवानी का जोश है उसके अंदर। लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन का मतलब तुम्हें पता ही है। प्रॉपर्टीज को चेंज कर दूंगा और एक बना दूंगा नेचुरल स्पेक्ट्रम। बेटा जो अमीबा है ना, वो अपने जीवन में पहले ही बहुत दुखी है। फिर इसको पता चल गया, कह रहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात, हाइड्रोजन है बेटा, धमाके उठा देगी। मेरे हाथ पे कोकरोच आके बैठा। ब्रेन है बहुत सुस्त प्राणी। आज कॉन्सेप्ट करते हैं चेंज और आज देंगे बिजली के झटके नमक वाले। कहते हैं ना कि भगवान किसी को एक अच्छी प्रॉपर्टी देता है तो हो सकता है कुछ उसमें बुरी प्रॉपर्टी भी। पेरेंट्स की तरह होता है। मम्मी को भी अगर 2 रोटी खाने के लिए बोलोगे है ना, तो मम्मी 3 ही खिलाएगी। कह रहा सर आपने तो एक कराया नहीं। अर्ली मॉर्निंग बहुत बिजी शेड्यूल होता है, 5-5 बजे भी ये वीडियो शूट हो रही है। शाम में लेके आओगे तो सीबीएसई के लोग पीटने आएंगे घर पे। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आप लोगों का मेंटर रजत मदान और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन द डायग्राम्स क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी। आप लोगों ने बेटा एनसीईआरटी देखी होगी और एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिलते हैं और सीबीएसई पिछले कुछ सालों में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रही है बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बहुत ज्यादा इनकलकेट हुई है पास्ट 3 to 4 इयर्स में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ट्राई करेंगे टॉप 28 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 10। आप लोग अपने पेपर एंड पेन निकाल लीजिए क्योंकि हम हर एक डायग्राम को अच्छे से डाइसेक्ट करने वाले हैं। उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब के सब आज इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा कंटेंट किसी के साथ भी शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। बेटा इस चैनल को स्टार्ट करने का और यहाँ पे वीडियो लेक्चर पोस्ट करने का एक सिंपल सा मिशन है। दैट मिशन इज अब हर कोई टॉपर। बेटा आप लोगों के साथ एग्जाम जर्नी को इजी बनाने के लिए आई विल डू माई 100% बेस्ट ताकि आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाया जा सके और आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी बहुत इजी हो सके। तो बेटा आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा दैट एजेंडा इज बेसिकली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बेटा रटने वाले हैं, रट लेंगे हम एक एक क्वेश्चन यहीं पे। आपके ऑलमोस्ट 50-55 मिनट्स के अंदर ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं। तो अपने पेपर पेन अच्छे से निकाल लीजिए, इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम आप करेंगे, वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में लिखें हाउ इज द प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा लग रहा है आपको? कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? स्ट्रेस में हो? एंजाइटी में हो? पेरेंट्स का प्रेशर है? क्या फील कर रहे हो? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल पर्सनली रिवॉइट इट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास। सबसे पहले जो ये डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा दैट इज डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। और ये जो ह्यूमन आई का डायग्राम है बेटा, ये ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करना काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बट ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। देखिए डायग्राम 2 कैटेगरी से आपके पास पेपर में पूछे जा सकते हैं। या तो डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा या फिर डायग्राम आपके पास बना हुआ आएगा और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए बेटा ये डायग्राम सबको पता है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बने हैं, हर साल बने हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले बेटा जो यहाँ पे आइरिस और प्यूपिल है, यहां से क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस हैं। आइरिस और प्यूपिल पे क्या क्वेश्चन बनते हैं बेटा? आइरिस और प्यूपिल, सपोज दिस इज ह्यूमन आई, दिस इज ह्यूमन आई, तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा दिस इज कॉल्ड एज आइरिस कलर्ड पार्ट एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज प्यूपिल। तो जो भी कलर्ड पार्ट है बेटा दैट इज आइरिस और ये कलर्ड पार्ट जीन से कंट्रोल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पेरेंट्स में कौन से जीन थे, वो कौन सा डीएनए हम तक ट्रांसफर करेंगे, इस बात पे डिसाइड होगा कि हमारे आइरिस का कलर कैसा होगा। जो हम कहते हैं आइस का कलर, एक्चुअल में वो आइस का कलर आइरिस का कलर होता है। प्यूपिल, प्यूपिल इस आइरिस के बीच में एक ब्लैक होल है। हर एक आई के अंदर इसका कलर ब्लैक ही होने वाला है और इसका काम है लाइट को एंटर कराना। बेटा आपकी आंख के अंदर जब तक रोशनी नहीं जाएगी, जब तक लाइट एंटर नहीं करेगी, आप कैसे देख पाओगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है बट हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फटाफट पेन डाउन करेंगे। लेंस का काम है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस का काम है आने वाली रे को फोकस करना, कहां पे? स्क्रीन पे। आने वाली रे को
कहां पे फोकस करना, स्क्रीन पे फोकस करना। क्यों फोकस करना बेटा, क्योंकि स्क्रीन पे ही तो इमेज बनेगी, और स्क्रीन पे जब इमेज बनेगी तो ये ऑप्टिक नर्व उस इमेज की इंफॉर्मेशन को कहां तक लेके जाने वाली है, ब्रेन तक लेके जाने वाली है। तो पूरा का पूरा बेटा आई का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आई बनी हुई भी आ सकती है, बट ज्यादातर देखा गया है कि वो आपसे आई ड्रॉ करवाएंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है बेटा दैट इज फ्रॉम अवर इन्वायरमेंट चैप्टर, और अवर इन्वायरमेंट चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम मेंशन किया हुआ है। इस डायग्राम के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको बना हुआ डायग्राम आ सकता है और उस डायग्राम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। यहां पे आपको दीज आर द डिफरेंट फूड चेन, देखो फूड चेन नंबर 1, फूड चेन नंबर 2, फूड चेन नंबर 3। भाई फूड चेन है क्या, फूड चेन का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है, उसका एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल जंगल के अंदर बेटा एक सिंपल सी फूड चेन जो आप छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, ग्रास जो है उसको कंज्यूम कौन करेगा, डियर करेगा, डियर को कंज्यूम कौन करेगा, लॉयन करेगा। सो दैट इज अ फूड चेन। बट इसमें होने वाली जो मिस्टेक है वो ये है, आप जब भी बेटा ग्रास, डियर और लॉयन लिख रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि एरो हमेशा ताकतवर ऑर्गेनिज्म की तरफ लगेगा। अब मैंने यहां पे ताकतवर क्यों बोला बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चीज गलती करते हैं कि एरोज उल्टे लगा देते हैं। हमेशा याद रखना एरो, ग्रास और डियर में से ताकतवर कौन, डियर, डियर और लॉयन में से ताकतवर कौन, लॉयन। और ये एरो रिप्रेजेंट करता बेटा एनर्जी के फ्लो को। बट हमें अपने दिमाग को ये याद कराना है कि दोनों ऑर्गेनिज्म में से जो ज्यादा ताकतवर एरो उसकी तरफ लगने वाला है। सॉर्टेड है। अब यहाँ पे बेटा दिक्कत क्या आई, अब मान लो किसी दिन लॉयन ने डियर को खाना था और डियर की पॉपुलेशन खत्म है। मान लो इस फूड चेन के अकॉर्डिंग लॉयन ने खाना है डियर को, बट डियर की पॉपुलेशन खत्म है, वहां पे डियर है ही नहीं, तो क्या लॉयन भूखा रहेगा। एक एग्जांपल बेटा तुम्हारे डे टू डे लाइफ से, मान लो तुम दोपहर को बेटा 2 रोटी खाते हो, क्लियर। अब किसी दिन तुम्हें खाने में बेटा 2 रोटी नहीं मिली, क्या उस दिन तुम भूखे रह जाओगे, तुम सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे, या तो तुम मैगी बना के खाओगे, या फिर तुम राइस खा लोगे, या फिर तुम कुछ और खा लोगे। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को बेटा ऑल्टरनेटिव चाहिए। इन तीनों फूड चेन के ऑर्गेनिज्म ने कहा कि भाई हमें तो ऑल्टरनेटिव चाहिए खाने का, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, इंटरकनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और जब हमने फूड चेन का इंटरकनेक्शन कर दिया, जब हमने फूड चेन का इंटरकनेक्शन कर दिया तो हमारे पास क्या बना, फूड वेब। अब फूड वेब का फायदा क्या हुआ बेटा, फूड वेब ने एक ऑर्गेनिज्म को अल्टरनेटिव फूड सोर्स प्रोवाइड कर दिया। देखो फूड वेब वाले डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। इस फूड वेब वाले डायग्राम में अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। सपोज यहां पे आपको स्नेक दिख रहा है, स्नेक को खाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं, स्नेक को खाने के लिए देखो फ्रॉग मिल रहा है, स्नेक को खाने के लिए स्पैरो मिल रही है, स्नेक को खाने के लिए ये देखो माइस मिल रहा है। मतलब स्नेक के लिए तो पूरा बुफे रेडी किया हुआ है, स्नेक के तो ऑप्शंस हैं, उसके तो मजे ही मजे हैं कि क्या उसने खाना है, उसकी मर्जी है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ फूड वेब। बेटा सीबीएसई बहुत बार एग्जाम में पूछ चुकी है कि फूड वेब का एडवांटेज क्या है। एक सिंपल सी लाइन याद रखो, फूड वेब एक ऑर्गेनिजम्स को ऑप्शन प्रोवाइड करेगा ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स के। अगर कभी एक पर्टिकुलर वैरायटी ना मिले खाने की तो ऑर्गेनिज्म के पास चॉइस होगी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमने पिछली वीडियो क्लास में भी किया था। यहां पे मेरे पास व्हाइट लाइट है और व्हाइट लाइट जब भी एक प्रिज्म में से पास होती है, जब भी एक व्हाइट लाइट बेटा प्रिज्म में से पास होगी तो ये किसमें कन्वर्ट होगी, 7 कलर में। इसमें कन्वर्ट होने वाली है 7 कलर में। एंड द बैंड ऑफ 7 कलर, एंड द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। 7 कलर के बैंड को बेटा बोला जाएगा स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। अब याद करने योग्य बातें, जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो इस फिनोमिना को हमने बोल दिया डिस्पर्जन। पर सीबीएसई इतना आसान क्वेश्चन तो पूछने नहीं वाली। सीबीएसई कहेगी कि भैया बताओ कि व्हाइट लाइट में ऐसा क्या हुआ कि वो 7 कलर में बिखर गई। व्हाइट लाइट के जीवन में कुछ तो घटित हुआ कि वो 7 रंगों में बिखर गई। द आंसर इज चेंज इन मीडियम। अब तुम कहोगे चेंज इन मीडियम, बिल्कुल सही है बेटा। बाहर लाइट किसमें थी, बाहर लाइट थी एयर में, अंदर लाइट किसमें है, ग्लास में, तो मीडियम चेंज हुआ। अब तुम कहोगे सर मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन होनी चाहिए थी, लाइट को बेंड कर जाना चाहिए था, पर व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट में क्यों बिखरी बेटा, इसका सिंपल सा रीजन है डिफरेंट कलर्स हैव
डिफरेंट वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेलोसिटी, बेटा हर कलर की वेलोसिटी अलग, अगर हर कलर की वेलोसिटी अलग तो वो बिखर जाएंगे, बिल्कुल फाइनल रीचिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो फाइनल उनकी डेस्टिनेशन है वहां पे अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हाइट लाइट यहां तक गई, इसके बाद मीडियम चेंज होते ही हर एक कलर की वेलोसिटी अलग हुई, वेलोसिटी अलग होने के बाद उनका बेंडिंग एंगल अलग हुआ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपने देखा होगा बेटा कई बार आपने किसी मैरिज फंक्शन पे जाना है और मैरिज का पैलेस आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है। जब आप घर से निकल रहे हैं बेटा 3 या 4 गाड़ियां निकल रही हैं और उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, है ना। एक गाड़ी चला रहे हैं आपके कोई कजन चला रहे हैं, एक गाड़ी चला रहे हैं एक 60 साल के अंकल जी चला रहे हैं, एक गाड़ी चला रहे हैं बेटा कोई 35-40 ईयर्स का पर्सन। तो हर एक गाड़ी की स्पीड के अलग होने के चांसेस होंगे। आपका जो एक एल्डर कजन है बेटा वो बहुत तेज तेज गाड़ी चलाने वाला है ना, जवानी का जोश है उसके अंदर, तो वो गाड़ी जल्दी पहुंचेगी टारगेट साइड तक। बट अगर मैं बात करूं जो अंकल जी चला रहे हैं गाड़ी 60 साल के, हो सकता है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहे ड्राइविंग में, तो कोई पर्सन पहुंचेगा पैलेस तक जल्दी, कोई पर्सन पहुंचेगा पैलेस तक बाद में। अब रास्ते में कहीं रुक जाए तो उसका कोई एश्योरेंस नहीं है, बट जनरल एग्जांपल है आपकी लाइफ से रिलेटेड ताकि आप समझ पाएं दैट व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मेन रीजन है डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी एंड डिफरेंट बेंडिंग एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास बेटा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में बेटा इस डायग्राम में से तो क्या क्वेश्चन आता है बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आता है बेटा एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है बेटा एसिड गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्यों? बिकॉज एसिड ब्रेक हो जाते हैं आयंस में, जैसे HCl है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे देगा, या अगर बुक में कहीं पे H पॉजिटिव और H2O को कंबाइन करके लिखा होगा तो वो लिख देगा H3O पॉजिटिव। सो बात की एक बात, एसिड बेटा बिखर जाते हैं आयंस की फॉर्म में, इसलिए वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर यहां पे सोल्ट वाटर होता, आयनिक कंपाउंड होता, या फिर HCl है या कोई भी एसिड है बेटा, तो याद रखना ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक डिलीवरी ट्यूब पूरा एक्सपेरिमेंट कर रखा है, ये एक्चुअल में बेटा एक्सपेरिमेंट है HCl गैस को प्रिपेयर करने का। मुझे बताओ अगर HCl गैस प्रिपेयर हुई, अगर HCl गैस प्रिपेयर हुई तो ये तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगी। हमने यही पढ़ा ना कि जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। पर तुम गए लैब में खुशी खुशी कि हमारे सर ने ये पढ़ा है कि जो एसिड हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और तुमने इस HCl गैस, यहां से बेटा HCl गैस जो निकली, इस HCl गैस के सामने रख दिया एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर। अब तुम खुश हो रहे हो कि ब्लू कलर का लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा, क्या ब्लू कलर का लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। हम जो बचपन से पढ़ते आए हैं वो दिमाग में तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिल जाएगा, ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। रीजन ये है कि HCl गैस है, इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। तुम्हें पता बेटा एसिड होने के लिए वाटर चाहिए, अगर थोड़ा बोरिंग लग रहा है बेटा तो एसिड को अपनी फितरत दिखाने के लिए पानी चाहिए। जैसे एसिड को वाटर मिलता है तो एसिड हो जाता है आयनाइज, आयनाइज होने पे क्या रिलीज करेगा? आयंस। कौन से आयन? H पॉजिटिव आयन। और यही H पॉजिटिव आयन बेटा रिस्पॉन्सिबल होंगे, यही H पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर चेंजिंग द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू द रेड, ब्लू लिटमस टू द रेड। अब कोई कह रहा सर हमारे पास तो HCl गैस है, इस गैस को कैसे मॉइस्ट करें? बिल्कुल सही आया डाउट दिमाग में। अगर बेटा हम गैस को मॉइस्ट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो लिटमस लेना पड़ेगा वो कैसा लेना पड़ेगा? मॉइस्ट लेना पड़ेगा। तो पेपर में क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि आप जो लिटमस पेपर यूज करने वाले हैं वो ड्राई यूज करेंगे या मॉइस्ट करेंगे। बेटा अगर नॉर्मल एसिड में कर रहे हैं, लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, तो आप कोई भी लिटमस लो, ड्राई लो, वेट लो, चलेगा। बट अगर आपके पास जो एसिड है वो गैस फॉर्म में है, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं है, तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपका जो लिटमस है वो वेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये एसिड बेस सोल्ट चैप्टर में पीएच से रिलेटेड है। अब ये डायग्राम किस फॉर्म में पूछा जाएगा ध्यान से सुनेंगे। 0 से 7 आप लोगों को पता है बेटा, 0 से 7 और 7 से 14। 7 हम लेते हैं न्यूट्रल को, 0 वाला जो है एरिया वो एसिड का है 7 तक, और जो हमारे पास 14 वाला है वो किसका है? बेस का है।
ठीक है। अब वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन पे। देखिए सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करेंगे बेटा। H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा होंगे, ये कॉपी में लिख लेना बेटा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा होंगे उतनी एसिडिटी भी ज्यादा होगी, उतनी एसिडिटी भी ज्यादा होगी, और जितनी एसिडिटी ज्यादा होगी उतनी याद रखना बेटा पीएच क्या होगी, कम होगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, H पॉजिटिव जितने ज्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा और उतनी पीएच कम। यानी कि पीएच और H पॉजिटिव आयन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीएच और H पॉजिटिव आयन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर मैं OH की बात करूं, OH नेगेटिव आयन जितने ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, ऑब्वियसली बात है, और जितनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उतनी पीएच भी ज्यादा। तो अगर कोई आपसे पूछे कमेंट सेक्शन में लिखना 2, 7, 9, 13 में सबसे ज्यादा OH नेगेटिव आयन किस में है, तो 13 में होंगे। सबसे कम OH नेगेटिव आयन किस में होंगे, 2 में होंगे। इसका रिवर्स, सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन किस में होंगे, 2 में होंगे, और सबसे कम H पॉजिटिव आयन 13 में होंगे। डेफिनेटली बेटा एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलने वाला है। नेक्स्ट वन, ये तो बेटा बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन है। लड्डू क्वेश्चन का मतलब तुम्हें पता ही है। लड्डू क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो बेटा, आपके पास स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या है, प्लांट के सरफेस पे, मतलब लीफ के सरफेस पे कुछ छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है बेटा, जो प्लांट्स के लिए बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दो कंडीशन आपको दिख रही है, दिस स्टोमेटा इज ओपन स्टोमेटा, दिस स्टोमेटा इज क्लोज स्टोमेटा। अब ओपन और क्लोज स्टोमेटा का मतलब क्या है, जिसमें हमारे गार्ड सेल स्वोलन है वो स्टोमेटा कैसा होगा, ओपन होगा। क्यों ओपन होगा बेटा, क्योंकि इसके अंदर क्या घुस चुका है, पानी घुस चुका है। जब भी किसी चीज में बेटा पानी घुस जाता है तो वो स्वोलन हो जाती है। किशमिश का एग्जांपल बेस्ट रहेगा इसको समझने के लिए, है ना। हम ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगो के रखते हैं, या मम्मी रात को चने भिगो के रखती है, तो आप देखते हो सुबह सुबह तक वो चने फूल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाटर चला जाता है ऑस्मोसिस से। जब भी इस गार्ड सेल के अंदर वाटर चला जाएगा तो स्टोमेटा हो जाएगा ओपन, और नाइट टाइम पे वाटर एस्केप कर जाएगा और स्टोमेटा हो जाएगा क्लोज। क्लियर। स्टोमेटा के फंक्शन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा। देखो, पहला फंक्शन सांस लेने का। अब प्लांट सांस लेते तो मैं फनी लगेंगे। सांस लेने का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। प्लांट सांस नहीं ले रहे हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहे हैं। दूसरा, प्लांट बेटा क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। अब तुम कहोगे क्यों कर रहा है भाई वो, देखो बेटा प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब करना है ना सोइल से, तो वाटर एब्जॉर्ब भी करता रहे और ऊपर से पानी कहीं एस्केप ना हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट ने जो रूट से बेटा वाटर पुल करना है, उसके लिए जरूरी है कि उसकी लीफ से वाटर इवेपोरेट हो, तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। लिखिए ध्यान से, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। और इससे बेटा हमें भी बड़ा फायदा होता है। जो आप देखते हो ना बेटा कि पेड़ों के नीचे हमें थोड़ा सा ठंडक फील होती है, वो ठंडक हमें इसी वजह से फील होती है, ट्रांसपीरेशन की वजह से। ट्रांसपीरेशन इवेपोरेशन ही है, और आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा इवेपोरेशन कोज कूलिंग। हम सर्दियों में ऑलरेडी ठंड लग रही होती है, और आप कभी ऐसे एरिया में पहुंचेंगे जब घने घने पेड़ लगे हुए हैं, वहां आपको ठंड ज्यादा लगती है। और गर्मियों में इसका रिवर्स है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप किसी पेड़ की शरण में चले जाएंगे तो आपको वहां ठंडक फील होगी, थैंक्स टू द फिनोमेना ट्रांसपीरेशन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो तुम्हें पता है, इंद्रधनुष रेनबो। और ये रेनबो कैसे बन रहा है बेटा, बड़ा सिंपल है। व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आके इस रेन ड्रॉप पे स्ट्राइक कर रही है। अब तुम कहोगे रेन ड्रॉप क्या है बेटा, इस केस में रेन ड्रॉप एक टाइनी प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। रेन ड्रॉप कैसा बिहेव कर रहा है, टाइनी प्रिज्म। ये कह रहा भाई मैं तो एक टाइनी प्रिज्म हूं, मेरे अंदर से अगर लाइट आएगी तो मैं इसके 2-3 फिनोमिना, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दूंगा और एक बना दूंगा नेचुरल स्पेक्ट्रम। तो रेनबो को बेटा नेचुरल स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। ये जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट जैसे ही इस रेन ड्रॉप में जाएगी, इसके बाद इसकी पूरी दुनिया 360 डिग्री बदलने वाली है। कैसे बदलेगी देखो, सबसे पहले लाइट आई, इस पॉइंट पे बेटा लाइट आने के बाद आपको बेंड होती नजर आ रही है, बिल्कुल हो रही है। बेंड होने के बाद आप देख रहे हो बेटा इस पॉइंट के बाद ये फिर बेंड हो रही है।
जब ये इसी ड्रॉप के अंदर दो बार रिफ्लेक्ट हो रही है बेटा, तो इसको रिफ्लेक्शन तो बोलेंगे, पर ये खास तरीके की रिफ्लेक्शन है बेटा, जिसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब मुझे एक छोटी सी बात और बताओ, क्या यहां से यहां जाने पे मीडियम चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। तो एक फिनोमिना हमारे पास क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। तो रेनबो बनाने के लिए एक फिनोमिना हो गया रिफ्रैक्शन, एक हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन। और व्हाइट लाइट 7 कलर्स में कन्वर्ट हो रही है, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में अगर कन्वर्ट हो रही है तो इस फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे? डिस्पर्जन। तो एमसीक्यू में बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है दैट व्हाट आर द फिनोमिनास दैट आर रिस्पांसिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फिनोमिनास हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये है हमारा बहुत ही फेवरेट डायग्राम, जो सबसे पहले बेटा बच्चा सीखता है, क्योंकि इस डायग्राम की एक खास बात है। इस डायग्राम की खास बात यह है कि ये डायग्राम कोई गलत करता ही नहीं है, क्योंकि इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन चाहिए नहीं। अमीबा की शेप कैसी होती है बेटा? इर्रेगुलर। अब अगर किसी बच्चे से इर्रेगुलर शेप भी नहीं बन रही ढंग से, तो वो बच्चा तो बेटा फिर एग्जाम में क्या ही करने वाला है। तो अमीबा बेटा जो है ना, उसका जीवन पहले ही बहुत दुखी है। बेटा जो अमीबा है ना, वो अपने जीवन में पहले ही बहुत दुखी है। एक तो बेचारे की बेटा कोई बाउंड्रीज नहीं है। अमीबा जो है उसकी शेप ही बड़ी इरेगुलर है, और इस इरेगुलर शेप के होने की वजह से इसके जीवन में बहुत कष्ट है। चलो इसके जीवन के कष्ट को थोड़ा सा आसान करते हैं और समझते हैं कि अपना खाना कैसे खाता है। ध्यान से देखो बेटा, ये है फूड पार्टिकल, है ना, ये है फूड पार्टिकल, चीज चिली, है ना, लिख सकते हैं बेटा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एग्जाम में लिख के मत आना बेटा, एग्जाम में लिख के आओगे तो सीबीएसई के लोग पीटने आएंगे घर पे, समझने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? चीज चिली। तो चीज चिली ये खाना है बेटा, फूड पार्टिकल है। अब अमीबा का मन करेगा कि भाई आज तो जबरदस्त चाइनीज खाना खाएंगे, तो अमीबा ने क्या किया? अपनी बॉडी की शेप को चेंज किया, और चेंज करने के बाद बेटा एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसको बोला सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब सूडो मतलब झूठा, पोडिया मतलब फीट, झूठ मूठ का फीट बना लिया, दैट इज कॉल्ड अ सूडोपोडिया। तो मैंने यहाँ पे एक सूडोपोडिया बनाया आपको, यहाँ पे बेटा दिस इज सूडोपोडिया। अब ये क्या करेगा अमीबा? इस सूडोपोडिया की हेल्प से, इस सूडोपोडिया की हेल्प से इस चीज चिली को लपेट लेगा। मतलब इस सूडोपोडिया की हेल्प से इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर एनगल्फ करेगा। एनगल्फ करने के बाद बेटा अंदर का काम शुरू होगा। अंदर का काम क्या शुरू होगा? यहाँ पे जो भी इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे। अमीबा इसको एब्जॉर्ब करेगा, एसिमिलेट करेगा और अपने साइज में ग्रोथ शो करेगा। क्लियर है बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अमीबा, फूड आया पास में, सूडोपोडिया बनाया, फूड को एनगल्फ किया। एनगल्फ करने के बाद यहाँ पे कुछ बेटा एंजाइम है, वैक्यूल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और इस वैक्यूल ने क्या किया? इस वैक्यूल ने एंजाइम रिलीज करके इस खाने की आइटम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, अमीबा को एब्जॉर्ब करवाया, और अमीबा ने इससे ग्रोथ गेन की। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट त्रिशूल है। ये त्रिशूल क्वेश्चन है, त्रिशूल, इसको त्रिशूल से याद रखना बेटा। बेटा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट त्रिशूल है। त्रिशूल क्यों है? ध्यान से सुनना। ये फ्लो चार्ट बेटा पहले आपने बहुत बार एनसीईआरटी में देखा होगा। आज के बाद आप इसको याद करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। देखिए बेटा, ग्लूकोज, हर एक सेल ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है। इस ग्लूकोज को पहले तोड़ दिया जाता है पायरुवेट में। इस ग्लूकोज को किसमें तोड़ दिया जाता है? पायरुवेट में। मतलब ये है ग्लूकोज। अब तुम कहोगे सर ग्लूकोज के अंदर आपने 6 क्यों बनाए? बेटा ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, फॉर्मूला तुम्हें पता है C6H12O6। ग्लूकोज को तोड़ा और तोड़ने के बाद क्या बना? 2 मॉलिक्यूल बने पायरुवेट के। क्या बने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। यहां तक की कहानी तो बेटा सबकी सेम रहेगी, यहां तक की कहानी तो सेम रहने वाली है। इसके बाद आगे डिसाइड होगा। मतलब देखो, ये है फर्स्ट क्लास, ये है 10th क्लास। फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक पूरी दुनिया के बच्चे सेम ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, बट 10th के बाद आपके पास स्ट्रीम डिवाइड होगी, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है। तो इस पॉइंट के बाद बेटा पायरुवेट के बाद आपके पास 3 डायरेक्शंस आएंगी। दैट्स व्हाई दिस इज अ त्रिशूल ऑफ लाइफ प्रोसेस। क्या मतलब है? सबसे पहले बेटा अगर ये पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा तो इसके पास 2 ऑप्शन बनेंगे। पहला ऑप्शन कि यीस्ट के अंदर चला जाए, और यीस्ट के अंदर जाने के बाद ये बनाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी।
अब तुम कहोगे इथेनॉल क्या है बेटा? इथेनॉल होता है C2H5OH, आपने पढ़ रखा है। अब ये फैक्टरीज को पता चल गया, कह रहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात हो, हम क्या करें, हम यीस्ट को यूज करें और एक शुगर सोर्स दे दें, जैसे ग्रेप्स है, शुगर सोर्स दें, उसमें यीस्ट डालें, उसको एनएरोबिक कंडीशन में रख दें, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में। बड़ी बड़ी कंपनीज बनने लगी बेटा और इथेनॉल की प्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल चली गई, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बेटा, ये वही फर्मेंटेशन है जो आप सोच रहे हो, जो आप पिज्जा डो में, जो आप बर्गर बंस खाते हो या फिर डबल रोटी खाते हो, ब्रेड्स खाते हो, उसके अंदर जो स्पॉन्जी टेक्सचर आता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फर्मेंटेशन। क्लियर? अब यही अगर हमारी मसल में हो जाए तो बड़ी दिक्कत कर देगी बेटा। अगर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपकी मसल में हो जाए तो ये बना देती है लैक्टिक एसिड, और जब लैक्टिक एसिड बनता है बेटा, नानी याद आती है, लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में इकट्ठा होगा और आपको पेन सेंसेशन कोज कर देगा। जैसे अगर आपको स्कूल में तेज तेज दौड़ना पड़े, कोई रेस लगी है और आपने वार्म अप किया ही नहीं और आप एकदम से दौड़ गए, आप चाहे मेडल तो ले आएंगे, पर आपके जगह जगह बेटा बॉडी में नेक्स्ट लेवल लैक्टिक एसिड इकट्ठा होगा और 3 से 4 दिन तक आपकी जगह जगह पेन रहने वाली है। ये तब भी होता है जब हम ट्रैकिंग करके वापस आते हैं, हमारी जगह जगह पेन क्यों रहती है बेटा? हमारे मसल को ऑक्सीजन तो मिला नहीं ढंग से, और अगर ऑक्सीजन ढंग से हमारी मसल को नहीं मिला तो क्या होने वाला है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी, बनेगा लैक्टिक एसिड, पेन होगी। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और प्रोडक्ट बनेगा CO2, वाटर एंड एनर्जी। और ज्यादातर कंडीशन में बेटा ऑक्सीजन मिल ही जाती है। जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो या तो बनता है इथेनॉल या बनता है लैक्टिक एसिड। क्लियर? यहां तक की कहानी समझ आई बेटा? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है बेटा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। अर्ली मॉर्निंग बहुत बिजी शेड्यूल होता है, 5-5 बजे भी ये वीडियो शूट हो रही है। जो आप वीडियो देख रहे हो बेटा, इट माइट बी पॉसिबल कि सुबह 5 बजे शूट करी जा रही हो, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। चलिए बैक टू द टॉपिक। हमारे पास बेटा अगला डायग्राम है, आपको पता है डबल सर्कुलेशन का डायग्राम। डबल सर्कुलेशन आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मैमल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, हमारी बॉडी के एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, और साथ में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से भी रोकती है। बेटा अगर डबल सर्कुलेशन ना हो ना, आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए, जैसे बेटा कईयों के साथ होता भी है जिनके हार्ट में होल होता है या वाल्व लीक होते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपने सीढ़ियां नहीं चढ़नी, अगर आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो आपको सांस ज्यादा चढ़ेगा, क्योंकि आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल चुका है। तो डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन में क्या हुआ है। डबल सर्कुलेशन के अंदर हम सबसे पहले बेटा 4 पार्ट्स हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले ब्लड आया यहाँ पे, फिर ब्लड आया यहाँ पे, क्लियर? यहां से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेट किया, कलर देखो रेड हो गया, फिर उसके बाद ब्लड गया यहाँ पे, और यहाँ के बाद बेटा ब्लड कहाँ जाएगा? एरोटा के थ्रू। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में। तो इस तरीके से बेटा डबल सर्कुलेशन फैसिलिटेट होती है। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो फटाफट देख लेते हैं बेटा। ये है हमारे पास एक हार्ट, हार्ट के 4 बॉक्स हैं, RA राइट एट्रियम, RV राइट वेंट्रिकल, LA लेफ्ट एट्रियम, LV लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होगा क्या, फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, कौन लेके आया? वीना कावा। ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में। अभी तक ब्लड के जीवन में क्या ऑक्सीजन नसीब हुई थी? क्या ब्लड के जीवन में ऑक्सीजन थी? नहीं। लंग्स आया उसके जीवन में और उसके जीवन में ऑक्सीजन को भर दिया। तो अब ब्लड क्या होने वाला है? ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बेटा ये पूरी बॉडी में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पूरी बॉडी में। अब ये पूरी बॉडी में बेटा फैलने को तैयार है, ये ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा और बॉडी इसकी सारी की सारी ऑक्सीजन छीन लेगी। बॉडी कह रही ला जो ऑक्सीजन है मेरे को दे दे, क्योंकि मेरे को अपने फंक्शंस के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड, CO2 वाला ब्लड किसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा? हार्ट को, कि चल भाई अपना काम कर। अब यहाँ पे दोबारा से बेटा ये ब्लड यहाँ पे जाके मिल जाएगा और ये ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। ये वाला ब्लड भी कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड। ये वाला ब्लड भी कैसा है?
ऑक्सीजनेटेड। तो आपको ये डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। डबल सर्कुलेशन पढ़े और ब्लड प्रेशर ना पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर बेसिकली एक प्रेशर है बेटा, जिस प्रेशर से ब्लड हार्ट को लीव करता है या जिस प्रेशर से ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेना बेटा, ये मेरे पास मान लो एक हार्ट है, मैं हार्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सोच के बताना बेटा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा। तो भैया जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितने प्रेशर पे ब्लड हार्ट को छोड़ के बाहर गया है? प्रेशर इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। क्लियर? सिमिलरली जब बेटा हार्ट क्या करेगा, मेरे पास रिलैक्स करेगा, जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो ब्लड जो हार्ट से बाहर गया हुआ था वो हार्ट में वापस आएगा। कितने प्रेशर पे आएगा? उस प्रेशर को बोलेंगे डायास्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? डायास्टोलिक प्रेशर। और डायास्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। कम होता है बेटा, ये स्लो आता है ब्लड, जाएगा तेज आएगा स्लो। जैसे आप पानी पीने के लिए क्लास में से परमिशन लेके तेज जाते हो, फटाफट से गए एक्साइटमेंट से, और जब वापस आना होता है तो घूम घूम के अलग अलग क्लासों में से होते हुए स्कूल के पूरे राउंड लगा के जाते हो। इसका मतलब ब्लड हार्ट से जाएगा तेज पर वापस आराम से आएगा। इसका बेटा एक टेक्निकल रीजन है, बिकॉज ब्लड ने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचानी है तो हाई प्रेशर पे जाएगा, पर जब हार्ट के अंदर वापस आना है तो बहुत स्लो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। केमिस्ट्री का डायग्राम बेटा ये एक्टिविटी बेस्ड था, मैंने पिछली वीडियो में भी कोशिश करी थी इसको बताने की, बट एक बार फटाफट से देख लेंगे। हाइड्रोजन गैस के बबल क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे बेटा एक सिंपल सी रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन किसके बीच में? जिंक की रिएक्शन है। जिंक की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? अगर आप देख पा रहे हो, द रिएक्शन ऑफ जिंक अकरिंग विद H2SO4। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। चेक कैसे करें? पॉप साउंड टेस्ट। क्या होता है बेटा पॉप साउंड टेस्ट? बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन के पास लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल बुझ जाएगी विद द पॉप साउंड, है ना। जो हाइड्रोजन है बेटा धमाके उठा देगी, क्योंकि हाइड्रोजन को जब भी आप बर्निंग कैंडल के पास लेके जाते हैं तो बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाती है विद द पॉप साउंड। नेक्स्ट वन हमारे पास बेटा ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये तो तुम्हें 10 बार पता है। एक मायोपिया का है और एक हाइपरमेट्रोपिया का। ये डायग्राम मैं क्यों लेके आया हूं बेटा? पिछले 3-4 साल के पेपर देख लेना, आपको भर भर के इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बेटा कुछ लिख रहा हूं, इसको रट्टा लगाने के लिए मान लो या फिर समझने के लिए। मायोपिया में आपको याद रखना बेटा, मायोपिया एक छोटा वर्ड है तो इसको याद रखना है शॉर्ट साइडनेस। समझाने को बेटा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एक लंबा वर्ड है, हाइपरमेट्रोपिया एक लंबा वर्ड है, तो ये क्या है? लॉन्ग साइडनेस। अब अगर मायोपिया शॉर्ट साइडनेस है तो आप ये समझिए कि जो रे है बेटा वो शॉर्ट होगी। रे क्या होगी? वो शॉर्ट होगी, जिसकी वजह से जो रे है वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाई। इमेज कहां बन रही है? इमेज इज फॉर्मिंग बिफोर रेटिना। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में क्योंकि लंबा वर्ड है तो वो रेटिना को क्रॉस करते हुए इमेज कहां बनेगी? आफ्टर रेटिना। क्लियर? और उसके बाद आप एक ट्रिक याद करेंगे कि मायोपिया को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करना है? मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करना है, कॉनकेव लेंस यूज करना है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स यूज करना है। ठीक है, अब मायोपिया को याद रख लो बेटा, मायोपिया मतलब माई सेल्फ, और माई सेल्फ इन अ केव, ऐसे याद कर सकते हैं। मायोपिया मतलब माई सेल्फ इन अ केव। और माई सेल्फ, माई इसलिए हम याद कर रहे हैं बेटा क्योंकि ज्यादातर हम लोगों को जिनको भी चश्मे लगे हुए हैं उनको चश्मे लगे हुए हैं कॉनकेव लेंस के, उनको मायोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया बेटा यंग एज में नहीं होता। हाइपरमेट्रोपिया जब आप ओल्ड एज की तरफ इंक्लाइन करते हो, जब आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हो, तब आपको हाइपरमेट्रोपिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसमें से बेटा काफी क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम बेस्ड तो क्या ही आने हैं, बट आपके पास न्यूमेरिकल काफी पूछे जाएंगे, तो इस पे हम ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सिंपल सा फॉर्मूला देखो बेटा। आर टोटल अगर मुझे इसमें निकालना है तो मैं सबको क्या करूं? ऐड कर दूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। बट अगर मुझे यहाँ पे आर टोटल निकालना है तो 1 अपॉन आर टोटल या आर पैरेलल हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना बेटा, जब भी आप किन्हीं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस होता है मैक्सिमम, करंट होता है मिनिमम। जैसे अगर मेरे पास ये रेजिस्टेंस होते 5 5 5 तो मेरे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाता है 15। क्लियर? अगर मेरे पास ये रेजिस्टेंस होता बेटा 3 3 3
यहाँ 333 होते तो क्या बनता 9, यहाँ 333 को सोल्व करोगे बेटा आंसर 1 आएगा। तो मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाता है बहुत कम और वोल्टेज हो जाती है सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कम, करंट की वैल्यू होती है ज्यादा। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ज्यादा, करंट की वैल्यू होती है कम। और एक और बात बेटा, पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होगा। मतलब 333 का जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, मतलब 333 का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इतना कम आएगा कि इन तीनों से भी कम होगी वो वैल्यू। तो पैरेलल में तो बेटा बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो जाता है। तभी हमें याद रखना है कि घरों में पैरेलल सर्किट बेटर होता है सीरीज कनेक्शन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सीड का डायग्राम, अगेन लड्डू कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर बेटा आपको 4 चीजें याद रखनी है। पहले तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक बार फटाफट से देख लेते हैं बेटा, 2 मिनट लगेंगे इस डायग्राम को बनाने में। एक इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाओ, 8 जैसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद बीच में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेबल करेंगे। बन गया डायग्राम। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने क्या क्या लेबल करने हैं, देखो ये वाला जो पोर्शन है बेटा दैट इज सीड कोट। सीड कोट के अंदर क्या प्रेजेंट है, कोटिलिडन। ये जो ऊपर प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। और जो नीचे प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूचर रूट, प्लूम्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूचर शूट। बेटा जब इस बीज को मिट्टी में बोया जाएगा तो रेडिकल से निकलने वाली है रूट और प्लूम्यूल से क्या निकलने वाली है, शूट। सीड कोट का फंक्शन है बेटा प्रोटेक्शन का, और कोटिलिडन का फंक्शन है खाने को स्टोर करके रखने का। तो फूड स्टोरेज का काम किसने ले लिया, कोटिलिडन ने। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड 3 टाइप के न्यूरॉन्स की यहाँ पे हम बात करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, मान लो मेरे हाथ पे कॉकरोच आके बैठा, जैसे ही कॉकरोच मेरे हाथ पे बैठेगा बेटा तो कॉकरोच की इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक लेके जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन। अब सिर्फ एक पार्ट में तो लेके जाएंगे नहीं, ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे कॉकरोच का कलर दिखना है, मुझे कॉकरोच की अगर साउंड है वो सुनाई देगी, अगर कॉकरोच की कोई स्मेल है तो वो मुझे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स में एनालाइज होती है। तो ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इंफॉर्मेशन को ले जाने वाले न्यूरॉन कौन से होते हैं, रिले न्यूरॉन। इंफॉर्मेशन लेके गए सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन घुमाई रिले न्यूरॉन ने, और वापस से मैंने हाथ पीछे झटकना है तो उस इंफॉर्मेशन के लिए कौन से न्यूरॉन होंगे बेटा, उसके लिए होंगे मोटर न्यूरॉन जो हमारे टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। सेंसरी लेके जाएंगे, रिले न्यूरॉन यहाँ पे इंफॉर्मेशन घुमाएंगे, और मोटर न्यूरॉन टारगेट ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही क्विक होता है, इनवॉलेंटरी होता है, इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ज्यादातर इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बेटा। ब्रेन है बहुत सुस्त प्राणी, हमारा जो ब्रेन है बेटा वो बहुत सुस्त प्राणी है, और स्पाइनल कोड बहुत चुस्त प्राणी है। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड पे अगर हम सेम सिग्नल भेजें तो जो स्पाइनल कोड है बेटा वो बड़ी क्विक है एक्शन में, वो फटाफट से रिस्पोंड करना जानती है, और जो ब्रेन है बेटा वो बड़ा सुस्त है, वो कहता है अच्छा इंफॉर्मेशन आई है, चलो देखते हैं इस इंफॉर्मेशन का क्या करना। ब्रेन सोचने लगता है। तो इस वजह से बेटा जो हमारे पास सेरिब्रल ब्रेन वाले रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा स्लो होते हैं, स्पाइनल कोड के रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट होते हैं। अब मान लो तुम्हें कोई गर्म चीज लग रही है, गर्म चीज लगी हाथ पे, तो हाथ एकदम से पीछे जाएगा, फिर तुम सोचते हो अगले ही सेकंड की हुआ क्या था 1 सेकंड पहले। क्या ऐसा होता है कि गर्म चीज लगी, तुम सोच रहे हो अच्छा गर्म चीज लग रही है, क्या करना है, हाथ पीछे करें, ब्रेन सोच रहा है, और तब तक तो हाथ ही जल जाए। हमेशा याद रखोगे बेटा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं। तो इसकी लेबलिंग याद करोगे, मोटर न्यूरॉन यहाँ पे है, काम तुम्हें पता चल गया। रिले न्यूरॉन एक पार्ट ऑफ ब्रेन को दूसरे पार्ट से या फिर एक पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड से दूसरे पार्ट तक कनेक्ट करता है। और उसके बाद हमारे पास कौन से न्यूरॉन हो गए, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट बेटा ये तो बड़ा ही ज्यादा सिंपल है, डायग्राम बनाना पेपर में कई बार आ रखा है। और इसके अलावा बेटा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या है, चलो समझते हैं। मान लो बेटा मेरे पास मेरी बॉडी में बेटा करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, हमें पता ही नहीं है कितने न्यूरॉन्स, अब बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेरे पास कुछ न्यूरॉन है, और ये जो बेटा लास्ट वाला न्यूरॉन है, ये लास्ट वाला न्यूरॉन मेरी मसल के साथ कनेक्टेड है। बेटा लास्ट वाला न्यूरॉन मेरी मसल के साथ कनेक्टेड है। मान लो मैं अभी तुम्हें कहूं कि कमेंट सेक्शन में यस और नो लिखो, तो तुमने टाइप करना शुरू किया, तो जैसे ही मैंने बोला यस और नो, तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे ईयर से तुम्हारे पहले न्यूरॉन में गई, दूसरे में गई, तीसरे में गई। लास्ट न्यूरॉन बेटा किससे जुड़ा होगा, लास्ट न्यूरॉन जुड़ा होगा आपकी मसल से। और ये जो बेटा मसल और न्यूरॉन के बीच का गैप है,
ये जो मसल और न्यूरॉन का गैप है, तुम कहोगे नर्व एंडिंग क्या बेटा, न्यूरॉन का एंड पोर्शन इज नर्व एंडिंग। तो जो मसल और न्यूरॉन के बीच का गैप है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्लियर। तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है और हमारी मसल के ऊपर लगे होते हैं बेटा रिसेप्टर, जो आने वाले केमिकल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ये केमिकल्स क्या होते हैं, दीज केमिकल्स आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ा रखा बेटा, यहाँ पे हम सिर्फ ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर। इस वीडियो का बेटा सिंपल सा पर्पस ये है कि आप डायग्राम के साथ साथ उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन है वो भी एक बार रिवाइज कर लें। आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज होने वाले हैं। यहाँ पे बेटा जो डायग्राम है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना को, दैट इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म किससे रिलेटेड है, ग्रेविटी से रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन बेटा सीबीएसई ने एक बार दिया था, क्वेश्चन पेपर में बना हुआ आया था। मुझे बताओ, ये जो हमारे पास स्टेम है या फिर शूट है, ये ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है या ग्रेविटी की तरफ, ये तो ऊपर जा रही है। और ऊपर जाने का मतलब क्या, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। तो मैं कहूंगा ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। और ये वाला जो पोर्शन है बेटा रूट्स फैलती हुई कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। बेटा रूट्स कहां ग्रो कर रही हैं, ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही हैं। और जब भी कोई ट्रॉपिक मूवमेंट किसी की तरफ ग्रो करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। तो एक है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और दूसरा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब आगे दोबारा से बिजली के झटके की बात, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी किया था कि पानी को बिजली के झटके दिए। आज कॉन्सेप्ट करते हैं चेंज और आज देंगे बिजली के झटके नमक वाले पानी को, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। आज नमक वाले पानी को बिजली के झटके देंगे। कैसे, देखिए बेटा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ब्राइन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा ब्राइन क्या है। नमक वाला पानी इज ब्राइन। और नमक वाला पानी ऐसा वैसा नमक का पानी नहीं, NaCl प्लस वाटर और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब नमक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। और जब मैं इसको बिजली के झटके दूंगा बेटा, बिजली के झटके देने से मेरे पास एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज NaOH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब एक बार क्या हुआ, एक बच्चे के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया कि भैया बताओ कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है। वो कह रहा सर आपने तो ये कराया नहीं। बेटा कॉस्टिक सोडा NaOH का ही दूसरा नेम है, हम अनदर नेम नहीं पढ़ के जाते और पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉस्टिक सोडा बनेगा, NaOH बनेगा और साथ में बेटा कुछ गैसेस निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, देखिए जैसे मेरे पास ये NaCl था, NaCl कन्वर्ट होगा NaOH में, साथ में निकलने वाली है कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, ये हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है बेटा, ये अलग अलग जगहों पे मिलेगी। कैथोड पे हमें मिलने वाली है हाइड्रोजन और एनोड पे हमें मिलने वाली है क्लोरीन। क्लियर। और ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। बट इसका जो नॉन मेन प्रोडक्ट भी है वो भी हमारे बहुत काम का है। हाइड्रोजन को बेटा फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जो रॉकेट उड़ते हुए देखते हो वो हाइड्रोजन की वजह से है। आप फैट इंडस्ट्री में यूज करते हो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजनेशन, आपने पढ़ी है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए। और क्लोरीन तो बेटा स्विमिंग पूल्स में यूज होता है। अभी स्विमिंग पूल से आए हो और तुमने देखा हो यार आईज पूरी रेड होगी, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके निकले आईज रेड होगी, क्योंकि उस पानी में मिला होता है बेटा क्लोरीन। और क्लोरीन एक्ट करता है डिसइंफेक्टेंट। कंफ्यूज मत होना, पेपर में अगर डिसइंफेक्टेंट आ जाए तो इसका मतलब एक ऐसा केमिकल जो क्या करता है, जर्म्स को किल करता है आउटसाइड द बॉडी। मतलब किसी नॉन लिविंग चीज में हम मिला दें और वो जर्म्स को किल कर दे, जैसे पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। नेक्स्ट बेटा कार्बोनेटेड कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहां पे आपके पास 3 स्ट्रक्चर हैं। अब इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड मुझे कुछ बातें बतानी है, वो देखो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये बड़ा ही खतरनाक सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। अब टेट्राहाइड्रल का मतलब क्या है, टेट्राहाइड्रल का मतलब है एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन के साथ। मुझे बताओ क्या इस कार्बन में किसी और कार्बन के जुड़ने का स्कोप है? नहीं। 4 के साथ बॉन्ड बना सकता था कार्बन, 4 ऑलरेडी है, तो इसके साथ कोई और बॉन्ड नहीं बन सकता, कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा। क्या इस स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो भैया ये जो डायमंड है, ये डायमंड बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसके तो सारे बॉन्ड फिल हैं, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ही नहीं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर इतना पैक होता है बेटा, इतना पैक होता है, डायमंड इज अ वेरी वेरी हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। डायमंड एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है और ये इतना हार्ड स्ट्रक्चर है कि इसको ग्लास तक को काटने के लिए यूज करते हैं। वेरी हार्ड स्ट्रक्चर। अब आता है बेटा बारी ग्रेफाइट दीदी की। पहले हमने पढ़ा डायमंड भैया, अब हमने पढ़ा ग्रेफाइट दीदी। ग्रेफाइट दीदी के अंदर बेटा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है बेटा, इस लेयर्ड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो
एक जो हमारे पास कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3। भाई जुड़ तो 4 के साथ सकता था, जुड़ा हुआ है 3 के साथ, मतलब इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है तो ग्रेफाइट का तो बेटा अलग ही रोब होगा। ग्रेफाइट कहेगा कि भैया मैं तो गुड कंडक्टर हूं इलेक्ट्रिसिटी का, और मैं इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हूं, मेरी तो इलेक्ट्रोड्स तक बनाई जा सकती हैं। सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कहते हैं ना कि भगवान किसी को एक अच्छी प्रॉपर्टी देता है तो हो सकता है कुछ उसमें बुरी प्रॉपर्टी भी हो। बेटा ग्रेफाइट चाहे अच्छा कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये बहुत ही वीक है, मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण हम इसको इजीली तोड़ फोड़ सकते हैं, ग्रेफाइट की ये एक कमी है। बट डायमंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेफाइट कंपैरेटिवली वीक होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है बेटा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर रहे हैं। ये बेटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कॉपर सल्फेट और इसके साथ 5H2O जुड़े हुए हैं, मतलब ये कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म है। देयर आर टू टाइप ऑफ सोल्ट, एक होता है हाइड्रेटेड, एक होता है एनहाइड्रस। अब हमने क्या किया बेटा, इसको हीट किया। जब मैं इसको हीट करूंगा बेटा क्या होगा, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएंगे। जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा, तो कलर भी चेंज हो जाएगा। इसका कलर होता है ब्लू, इसका कलर होता है ब्लू, इसका कलर हो जाता है व्हाइट, है ना। अब तुम लैब में गए, तुमने लिया कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड और उसको हीट किया। कॉपर सल्फेट का बहुत ही जबरदस्त बढ़िया ब्लू कलर तुम्हें दिख रहा था, और तुमने देखा कि भाई हमने इसको हीट किया तो हीट करते ही कलर हो गया व्हाइट। तुम्हारा जो साथ वाला फ्रेंड था वो रोने लग गया, कह रहा नाना यार मेरे को तो ब्लू कलर वापस चाहिए। तो बेटा ब्लू कलर वापस लाने के लिए कुछ नहीं करना, इसमें वाटर ऐड कर दोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, ब्लू कलर मिल जाएगा। जैसे आपने इसके अंदर वाटर ऐड किया तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, ब्लू कलर मिल जाएगा। तो हाइड्रेटेड सोल्ट को हीट किया, मिला एनहाइड्रस सोल्ट। एनहाइड्रस सोल्ट में वाटर मिला दिया तो फिर से क्या बन गया, हाइड्रेटेड सोल्ट बन गया। और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं बेटा इंटरकन्वर्टेबिलिटी ऑफ द सोल्ट, इसको बोलते हैं इंटरकन्वर्टेबिलिटी ऑफ द सोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बेटा आपके पास थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हमारे पास रिएक्शन होती है बेटा आयरन की स्टीम के साथ, आयरन प्लस स्टीम। अब स्टीम दिखाने के लिए बेटा H2 के ब्रैकेट में G लिखूंगा तो प्रोडक्ट में बना Fe3O4, ठीक है, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस Fe3O4। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है बेटा, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है Fe2O3 और FeO का। अब यहाँ पे स्टीम बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कॉटन भी आप लिख सकते हो, कॉटन को पानी में भिगो के यहाँ पे रख दिया। अब सोचो बेटा इसको नीचे से हीट करेंगे तो कॉटन में से क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। ये स्टीम क्या करेगी, इस मेटल के सैंपल के साथ रिएक्ट करेगी, सपोज आयरन के साथ रिएक्ट करेगी, और हमें कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। हाइड्रोजन का तुम्हें धमाकेदार टेस्ट पता है, दैट इज पोप साउंड टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, ये हीट कर रहे हैं एक सोल्ट को स्पैचुला के ऊपर बेटा, एनसीईआरटी में आयनिक कंपाउंड में लिखा हुआ, थोड़ा सा पढ़ लेना। आयनिक कंपाउंड्स कलर भी इंपार्ट करते हैं, और दूसरा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जब आप उसको हीट करते हो तो हीट करने पे वो मेल्ट नहीं होते, क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AICP से याद कर लेना बेटा, AICP ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, किसकी, कॉपर की। अब कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सुन लो। जो ये एनोड है बेटा, AICP से याद रखना, एनोड पे हम रखेंगे इम्प्योर कॉपर की रोड, है ना, और कैथोड पे हम रखेंगे प्योर कॉपर की रोड। कैथोड पे हम क्या रखेंगे, प्योर कॉपर की रोड। तो जैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या हुआ, हमारे पास जो प्योर कॉपर रोड है, प्योर कॉपर रोड है वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी, थिक होती रहेगी। जो प्योर कॉपर रोड है बेटा वो थिक होती रहेगी, क्योंकि इम्प्योर कॉपर से जो प्योरिटी वाले कॉपर आयंस हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और इम्प्योरिटीज नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसको बोलते हैं एनोड मड। अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे एनोड मड के अंदर कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट हेरिडिटी एंड वेरिएशन में से है, हेरिडिटी चैप्टर में से आपके पास इसको वेरिएशन बता रखा है बेटा। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आपको पता है कि एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन डीएनए ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर वैरायटीज क्रिएट होती हैं, वैरायटी क्रिएट होते हैं। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ बेटा, हम लोग एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं या हम रिजेंबल करते हैं? थोड़ा थोड़ा हम रिजेंबल करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे में कुछ डिसिमिलरिटीज हैं। जैसे आपका और आपका जो सिबलिंग है उसके अंदर बेटा कुछ चीजें कॉमन हैं, कुछ चीजें अलग हैं। आपकी अपने पेरेंट्स से थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है, बट आप आइडेंटिकल सिमिलर नहीं हो, दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन। देखिए बेटा यहाँ पे ये ब्लू कलर है,
थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको दिख जाए। यहाँ ब्लू कलर है कंप्लीट, यहाँ वेरिएशन आई रेड आ गई, यहाँ वेरिएशन आई ग्रीन। अगली जनरेशन में क्या हुआ, ये रेड आई, वो चीज वेरिएशन चली गई, यहाँ पे एक और वेरिएशन आ गई, यहाँ पे एक और वेरिएशन आ गई। सो वेरिएशन मींस चेंजेस इन द कैरेक्टर्स, हमारे कैरेक्टर्स में जो चेंज आता है। और याद रखना बेटा, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है और वेरिएशन के कारण ही एवोल्यूशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखेंगे अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट वन ये है बेटा बाइनरी फिजन इन अमीबा। एग्जांपल पूछ सकते हैं, लेishmania के अंदर कौन सा है, दोनों में बाइनरी फिजन है, पर लेishmania आप देखो लेंथ वाइज कट रहा है, तो लेंथ वाइज को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो अगर कोई आपसे पूछे लेishmania के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड है, देन आंसर वुड बी लॉन्गिट्यूडिनल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेंगे, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेम सेल के बारे में याद रखना है और रीजनरेटिव सेल। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताओ प्लेनेरिया के अंदर ऐसा क्या है कि वो एक खास तरीके का फिनोमिना शो करता है, दैट इज रीजनरेशन, बिकॉज इट हैव अ रीजनरेटिव सेल। जबकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, बड प्रेजेंट होती है। ये बड प्रेजेंट हुई, बड डीअटैच हुई और इसने बना दिया एक अपना ऑफस्प्रिंग, जिसको हम बोलेंगे डॉटर हाइड्रा। क्लियर। एक और क्वेश्चन बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम जितने भी रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनको डॉटर बोलते हैं, सन नहीं बोलते, इसका क्या रीजन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, 200% चांसेस हैं आने के। पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनेंगे। ये है बेटा राइजोपस। इस राइजोपस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, ये राइजोपस बेटा जैसे रिप्रोड्यूस करता है ना, इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, इसका डायग्राम बेटा कुछ ऐसा दिखता है, लाइक दिस। इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोब। इसको क्या बोलेंगे, थ्रेड। और इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पास होते हैं स्पोर्स। तो ये ब्लोब्स ऑन थ्रेड कॉन्फर्मेशन, या फिर हम इसको हाइफे भी बोल सकते हैं। तो ये राइजोपस की पहचान है बेटा। राइजोपस कैसे ग्रो करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली तो करता है, लेकिन इसके अंदर बेटा कौन सा मेथड है रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा दिया हुआ है पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा स्टिग्मा के ऊपर और पोलन ग्रेन में से निकलेगी पोलन ट्यूब। इट्स लाइक कि कोई एलियन की शिप है, एलियन का स्पेसशिप है, वो अर्थ पे लैंड करेगा और अर्थ पे लैंड करने से पहले बेटा वो क्या करते हैं, एक लाइट निकलती है ना बीच में से, और उस लाइट में से एलियन लैंड करते हैं। सिमिलरली पोलन ग्रेन जब यहाँ पे आएगा बेटा, तो स्टिग्मा कुछ एक पोलन ग्रेन्स को ही अलो करेगी अंदर आने के लिए, जो उसकी स्पीशीज का होगा। मतलब क्या कभी किसी ने देखा वाटरमेलन के ऊपर ब्रिंजल का पोलन ग्रेन गिरा और एक हाइब्रिड बन गई? इतनी फनी बात है कि पोलन ग्रेन हो वाटरमेलन का और प्लांट हो ब्रिंजल का और हाइब्रिड बन जाए, ना वो सब्जी है ना वो फल है। तो ऐसा नहीं होगा बेटा। ये जो स्टिग्मा है बड़ी सिलेक्टिव है, ये चेक करेगी कि भाई जो ये पोलन ग्रेन आया मेरे टाइप का है भी या नहीं, और अगर वो पोलन ग्रेन उसके टाइप का हुआ तो यहां से बेटा निकलेगा मेल गैमेट, और ये मेल गैमेट जाके अंदर एक प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा जाएगा। फंक्शंस पूछ सकते हैं बेटा सारे पार्ट्स के। ओवरी का काम क्या है, ओवरी का काम है एग बनाना। क्लियर। इसके अलावा बेटा जो यूट्रस है, यहाँ पे 9 मंथ की जर्नी प्रोसीड होगी। तो फिटस है बेटा 9 मंथ के अंदर, इसी को वूम्ब बोलते हैं बेटा, वूम्ब भी इसी को बोलते हैं, यूट्रस भी इसी को बोल रहे हैं। जो ओवरी का काम मैंने बता दिया, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा यही वो जगह है जहां पे स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं पे ही जाइगोट बनेगा। वेजाइना इज द ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पर्म रिसीव करने का काम किसका होगा, वेजाइना का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बेटा एक फिजिक्स का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको डिफाइन करना होता है फोकस। देखिए बेटा फोकस क्या है, फोकस एक पॉइंट है, ये बात सब मानते हैं कि फोकस एक पॉइंट है जहां पे पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो मीट करें या अपीयर्स टू मीट करें। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास बेटा मिरर है कॉनकेव, तो कॉनकेव में डेफिनेशन बनेगी focus is a point on the principal axis where all the parallel rays meet after reflection। ये एक ऐसा पॉइंट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज मीट करेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज, यहां तक डेफिनेशन सेम है।
appears to meet after reflection, appears to meet, क्योंकि यहाँ पे बेटा वर्चुअल साइड में बन रही है तो इस वजह से क्या आ जाएगा, appears to meet after reflection। ये बेटा कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन जब आप करते हैं तो ये भी आप एक बार देख के जाएंगे। मैथ्स के अकॉर्डिंग बेटा इधर वाले डिस्टेंस इज नेगेटिव, इधर वाले डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ऊपर वाले डिस्टेंस इज पॉजिटिव, नीचे वाले डिस्टेंस इज नेगेटिव। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए बहुत ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं। ये बेटा बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, करंट कैरिंग लूप, ये भी आप देख सकते हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सोलेनोड और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच का अंतर ध्यान से सुनेंगे बेटा। जो सोलेनोड है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। सपोज मेरे पास एक वायर थी और मैंने इस वायर की बना दी एक कोयल और इसको जोड़ दिया मैंने किसके साथ, बैटरी के साथ, तो ये बन गई मेरे पास सोलेनोइड। बट अगर मेरे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होती, मेरे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होती, एक सिलेंडर होता बेटा लोहे का सॉफ्ट आयरन का, और इसके ऊपर मैं इस वायर को लपेट देता, इसके ऊपर मैं इस वायर को लपेट देता, तो यही बन जाता हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनोड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में बेटा एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा, चाहे इसके फैक्टर्स पे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, करंट आप बढ़ाते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, और सॉफ्ट आयरन कोर को मटेरियल यूज करते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं 10 बार आपको बता चुका हूं बेटा, स्टील हम यूज नहीं करते, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर तो मैग्नेट और डीमैग्नेट बहुत जल्दी बन जाएगा, पर स्टील को बेटा मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में टाइम लगता है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, फटाफट से देखते हैं बेटा हाउस होल्ड सर्किट। ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाने के लिए आपको कंफर्म नहीं आएगा, बट बना बनाया आ गया तो इसके ऊपर फ्यूज का फंक्शन पूछ सकते हैं, 3 वायर्स का फंक्शन पूछ सकते हैं। अर्थ वायर, हमें बिजली के झटके ना लगे, हमें करंट ना लगे बेटा, अर्थ वायर हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जब आप किसी हैवी अप्लायंस के साथ डील कर रहे हैं तो उसके अंदर अर्थ वायर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अर्थ वायर क्या करती है, एक्सेस पोटेंशियल को अर्थ में भेज देती है, जो हमारे अंदर से पास होना था वो बच जाता है और हमें करंट नहीं लगता। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर बेटा रेड और ब्लैक कलर से होती हैं। लाइव वायर का काम है करंट पहुंचाना मेनली अप्लायंस तक, और जो न्यूट्रल वायर है बेटा वो सर्किट को कंप्लीट करती है। तो लाइव वायर, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर बेटा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बट इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आप करके जाते हैं बेटा। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है C2H4 का, तो इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा मिसल। मिसल तुम्हें पता है, मिसल एक क्लस्टर है। मिसल क्या है, एक क्लस्टर है बेटा डस्ट पार्टिकल का और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का। सपोज मेरे पास ये है डस्ट पार्टिकल, दिस इज अ डस्ट पार्टिकल। जैसे ही आपने डस्ट पार्टिकल के किसी कपड़े पे डस्ट लगी हुई है और जैसे ही बेटा आपने इसके अंदर डिटर्जेंट डाला, तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होते हैं, इस टाइप से अरेंज करेंगे डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ। डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ ऐसे अरेंज हो जाएंगे और ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट स्ट्रक्चर वुड बी कॉल्ड एज मिसल। अब कोई बता सकता है बेटा कि ये हेड बाहर की तरफ क्यों है और ये टेल अंदर की तरफ क्यों है? क्योंकि बेटा हेड जो होता है, हेड पोलर होता है, वाटर लविंग होता है, टेल नॉन पोलर होती है, वाटर हीटिंग होती है। सो मिसल का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर कर लिया। चलो एक लास्ट बचा है वो भी कर लेते हैं। मैंने आपसे वादा किया था बेटा 28 का, बट ये 28 से ज्यादा ही करा दिए हैं। ठीक है, टीचर भी बेटा पेरेंट्स की तरह होता है। मम्मी को भी अगर 2 रोटी खाने के लिए बोलोगे है ना, तो मम्मी 3 ही खिलाएगी। तो ऐसे ही टीचर भी बोलेगा कि अगर इंपॉर्टेंट इतना बताना है तो वो कुछ ज्यादा ही बता के जाएगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, आपके काफी काम आए। तो यहाँ पे देखो बेटा मेल और फीमेल के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत है। XX फीमेल, XY मेल। बेटा हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गर्ल चाइल्ड। ये हालांकि बहुत कम हो चुका है आजकल, अवेयरनेस बढ़ चुकी है, बट पुराने टाइम पे बेटा फीमेल्स को कहते थे ये फीमेल गर्ल ही प्रोड्यूस कर पा रही है, मतलब ये फीमेल अनहेल्दी है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर हम क्रोमोसोम के बारे में सुने तो XX जो है वो फीमेल के पास है और XY है मेल के पास। फीमेल बेचारी बेटा हर एक केस में X क्रोमोसोम ही दे सकती है। जब वो सन पैदा करेगी तब भी फीमेल से X क्रोमोसोम आएगा, जब वो डॉटर पैदा करेगी तब भी उससे X क्रोमोसोम आएगा। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेल के पास X है और मेल दूसरा Y है। बेटा मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने पढ़ा है कि कोई भी क्रोमोसोम, ये मान लो एग है बेटा, एग के पास तो X ही क्रोमोसोम होगा,
ये दूसरा एग है, इसके पास भी एक्स ही क्रोमोसोम है। अब यहां से आ रहे हैं बेटा स्पर्म्स। अब कुछ स्पर्म्स के पास क्या है, कुछ स्पर्म्स के पास जो क्रोमोसोम है वो एक्स है, और कुछ स्पर्म्स के पास जो क्रोमोसोम है वो वाई है। तो ये एक्स वाला है, ये एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, ये वाई वाला। अब इसमें से कौन सा पहले जाके फ्यूज करेगा ये कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑल द गैमेट्स आर फ्री टू फ्यूज विद ईच अदर। बेटा अगर सारे के सारे गैमेट्स फ्री हैं फ्यूज होने के लिए, दैट हाउ द वुमेन्स कैन बी ब्लेम्ड। क्लियर? तो बेटा इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मैंने कोशिश की है बेटा थोड़े कम टाइम के अंदर आपको पूरी एनसीईआरटी की एक विजिट करवाई जाए। आप अगर मान लो अच्छे से इसको समझ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरी एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बेटा ऐसी वीडियोस बनाने में, ऐसा कंटेंट बनाने में। आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन को आसान करना हम लोगों का प्रायर मिशन है। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। गॉड ब्लेस यू एंड पढ़ ले भाई।